तो अभी आप लोग को कौन सा क्लास होगा? सीडीपी का ना? तो अभी थोड़ा 10-15 मिनट हम लोग सिलेबस देखेंगे, क्या-क्या चाहिए, फिर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आज मतलब मेरे ख्याल से ये 3-4 दिन आप लोग का 2 क्लास होगा। मेरा क्लास थोड़ा लंबा चलेगा, तब 1.5 घंटे 2 घंटे के आस-पास तक, ताकि आप लोग एक बार सिलेबस समझ जाएँगे बीच, और फिर आप जिस भी हैं, जैसे आप मैथ्स वाले ग्रुप से हैं, फिर आप एसएसटी वाले ग्रुप से हैं, उसके हिसाब से आप लोग का बैच अलग-अलग हो जाएगा। मतलब पहले जो 2 सब्जेक्ट कॉमन जो रहेंगे वो कॉमन ही रहेंगे, और जो अलग-अलग होने हैं उसके हिसाब से हम आपको अलग-अलग करके पढ़ाएँगे, ठीक है? वर्ग 2 और 3 दोनों है ना आप लोग? ये लोग वर्ग 3 कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। वर्ग 2 में उससे ज़्यादा कॉम्पिटिशन, ये सब्जेक्टिव है। वर्ग 2 में और ज़्यादा कॉम्पिटिशन है क्योंकि सब्जेक्टिव है। मैथ्स वाले पूरे को पढ़ने की ज़रूरत, अगर जो मैथ्स वाले हैं और जिनसे मैथ्स बनता है, वो पढ़ना है क्या, जीएस, कंप्यूटर, सीडीपी, इन सबको ज़्यादा फोकस। और वर्ग 3 में क्या होने वाला है, जो है पहले से सिलेबस वो तो रहेगा ही, और सुनने में आ रहा है कि रीज़निंग रहेगा। हालाँकि रीज़निंग उतना ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसमें, बहुत कम समय लगेगा, 1 हफ्ते में ही आप रीज़निंग को कवर कर लोगे, जितना उस सिलेबस में रहेगा उसके हिसाब। ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो सिलेबस है उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं? 4। 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो जो भी सिलेबस है, आप पहले तो क्या करना है, सिलेबस को समझना है, सिलेबस को समझेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको डिटेल करना चालू करेंगे, और फिर उसके बाद एक्चुअल जो आपका सिलेबस है, और जो हमको पता चला है कि सिलेबस में कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, मेरे सब्जेक्ट में मैं बता रहा हूँ, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, नया चीज़ जुड़ रहा है, पुराना चीज़ नहीं। पुराना चीज़ नहीं हट रहा है, बल्कि नया चीज़ जुड़ना ही है, नया चीज़ जुड़ेगा। जैसे एनईपी आपका जुड़ेगा और एनसीएफ जुड़ेगा, 2 चीज़ तो जुड़ना ही है, पक्का है, वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हुई है और वो जुड़ेगा ही, वर्ग 3 और वर्ग 2 में भी। पहले देखिएगा हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 बोल, और यूनिट 1 की जो शुरुआत होगी, वो होगी एक ऐसे टॉपिक से जो मेंशन नहीं है सिलेबस में, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। कहाँ से चालू होगा? साइकोलॉजी से चालू होगा। तो साइकोलॉजी जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाएँगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। खास जब आप इतिहास पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि मनोविज्ञान क्या माना जाता था। तब मनोविज्ञान में आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं व्यवहार मनो पढ़े हैं ना 2 साल? कॉलेज में पढ़े हो ना 2 साल? जैसा पता है वैसा ही वाला है। बस एडमिशन ले लो, फिर एग्ज़ाम देने जाना है वाला, ऐसे ही वाला है ना? तो देखो मनोविज्ञान में क्या करते हैं? मन की को स्टडी किया जाता है। पहले क्या चलता था, मन नहीं था, उस मन का कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले क्या था, आत्मा, स्पिरिट या सोल का कॉन्सेप्ट चलता था। फिर उसके बाद आया मन मस्तिष्क की अवधारणा, माइंड। फिर इसके बाद चला कौन सा, चेतना। और चेतना कॉन्शसनेस थ्योरी खत्म होने के बाद आया क्या, व्यवहार। और अब अभी तक यही माना जाता है कि साइकोलॉजी मतलब क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन होता है। क्या अध्ययन होता है? व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये है। तो आज अगर साइकोलॉजी को क्या बोला जाता है, साइकोलॉजी में क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, व्यवहार का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं हम? व्यवहार का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं तो इसके भी ग्रुप बने। अब दूसरा चीज इसमें क्या पढ़ना है, संप्रदाय पढ़ना है। संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। क्या पढ़ना है? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ना है। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो पहला देखिएगा, क्या आप किसको बोलना चाहिए स्कूल्स? स्कूल का मतलब ये है कि जैसे कुछ ग्रुप बने, कुछ ग्रुप्स का कहना था कि हम केवल और केवल किसका अध्ययन करेंगे, चेतना का। और चेतना का जो अध्ययन कर रहे थे वो अपने आप को क्या बोलने लगे, संरचनावादी। इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरिज्म। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरिज्म। फिर अगला जो ग्रुप बनेगा,
वो ग्रुप बना कौन सा? प्रकार्यवाद। चेतना के कार्यों का अध्ययन करने लगे। हाँ? चेतना के कार्य। फिर एक ग्रुप बना गेस्टाल्ट। नाम सुने? गेस्टाल्टिज्म। कितने लोग इंग्लिश मीडियम से हैं? ठीक। यहाँ देखिएगा, अगले पेज में इसको भी इंग्लिश में लिख दूंगा मैं, यहाँ पर इस पे स्ट्रक्चरिज्म। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? फंक्शनल। गेस्टाल्टिज्म। गेस्टाल्टिज्म। फिर आएगा बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। बिहेवियरिज्म। ये जो चार है इसको तो एकदम सीक्वेंस में याद करना ही है, इसको सीक्वेंस में पूछा जा चुका है, वो सीक्वेंस में पूछा जा चुका है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख। वो पूछा जा चुका है, सीक्वेंस में ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दो और ग्रुप हुए। एक हुआ कौन सा? मानवतावाद या आवश्यकता, आवश्यकता सिद्धांत, तो इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ नीड। और एक बड़ा फेमस है जिसको हमको बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ना है, मनोविश्लेषणवाद। कौन आते हैं मनोविश्लेषणवाद में? मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस। तो स्पेलिंग नहीं समझ में आएगा तो पूछ। तो यहाँ तक और भी है दो, जैसे एक जॉन लॉक का है। जॉन लॉक का पढ़ते हैं हम लोग क्या? सहचर्यवाद, एसोसिएशनिज्म। और एक थ्योरी पढ़ते हैं किसका? विलियम मैकडूगल का, प्रेरकीय या हार्मिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। वो दो कॉन्सेप्ट और पढ़ने हैं। ये क्या है? आपको सीक्वेंस में एटलीस्ट ये जो चार हैं इनको तो सीक्वेंस में याद करना ही है, सीक्वेंस में याद करना है। फिर इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या इसके कैरेक्टर्स, को अलग से पढ़ेंगे। इतना में हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे? मनोविज्ञान का सेक्शन। दोनों बार क्वेश्चन आए हैं, टेट में भी क्वेश्चन आता है। तो जो पिछले बार 2019 में क्वेश्चन आया था वो यहाँ से आया था कि साइकोलॉजी में साइकी का अर्थ क्या है। तो साइकी का अर्थ इन चारों में से किसी एक को लेकर चलते हैं हम। एक मनोवैज्ञानिक ने क्या बोला है? आत्मा बोला है। तो एक मनोवैज्ञानिक क्या बोला है? मन। है ना? क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अभी इसी टॉपिक से, ये वाला टॉपिक से दो क्वेश्चन पूछा है। येलो टॉपिक से दो क्वेश्चन पूछे। कौन सा? कौन है इसमें? आवश्यकता सिद्धांत में कौन आते हैं? कौन सा साइकोलॉजिस्ट है? अब्राहम मैस्लो। इन्होंने ना 5 प्रकार की आवश्यकता बताई हैं, तो उसको ना सीक्वेंस में रखना था। तो वो वाला सीक्वेंस सीक्वेंस को ही पूछा गया था, कैसे सीक्वेंस में आपको पढ़ना है करके। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ जब देखते हैं तो एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019, और अभी टेट में क्या देख, यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रा ओडिपस का कॉन्सेप्ट पूछा गया है 2019। क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रा ओडिपस का कॉम्प्लेक्स। क्या होता है इलेक्ट्रा ओडिपस? क्या होता है तो बोलते हैं इलेक्ट्रा ओडिपस मातृमूल, पितृमूल ग्रंथ। किसमें बोलते हैं? इलेक्ट्रा में बोलते हैं, ओडिपस में बोलते हैं। इलेक्ट्रा जो है लड़की का नाम है। ठीक है, तो लड़की जो है पिता के तरफ ज्यादा झुकाव रहता है हमेशा, है ना? और लड़कों का झुकाव किसके तरफ रहता है? माता के प्रति। हम सब अगर मान लो अभी भी स्कूल तक, कॉलेज जाने तक, कभी भी जब पैसों की जरूरत पड़ती थी तो पापा से डायरेक्ट मांगते थे क्या? लड़कों की बात कर रहा हूँ। मांगते थे, डायरेक्ट मांगते थे पिताजी से, कि मम्मी के साइड से सोर्स लगाते थे। तो जैसे आपने नहीं लगाया होगा, लेकिन 90% जो बॉयज होते हैं वो मम्मी के साइड से सोर्स लगाते हैं, बोल देना जरूरत है करके। तो फिर वो मम्मी की जिम्मेदारी है वो पैसा निकलवाना, अपन नहीं कर सकते। वो क्या है? ओडिपस को दर्शाता है। और इलेक्ट्रा क्या होता है? गर्ल्स के लिए। वो ध्यान रखिएगा।
ये कॉन्सेप्ट था तो फिर जब ये कंप्लीट होगा 2-3 क्लास लगता है इसको कंप्लीट करने में। फिर इसके बाद इनके क्या पढ़ने हैं? ब्रांचेस पढ़ने हैं। 2 शाखाएँ हैं। एक शाखा हम लोग को पढ़ना है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। क्या पढ़ना है? शिक्षा मनोविज्ञान। एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी के बाद आप देखेंगे क्या? तो दूसरा चीज़ पढ़ना है वो है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान। चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी। तो हमको इन दोनों में से क्या पढ़ना है? सबसे ज़्यादा किस पर फ़ोकस करना है? बताओ? चाइल्ड साइकोलॉजी में। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है बताओ? सीडीपी लिखा हुआ है। सीडीपी क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी लिखा में चाइल्ड साइकोलॉजी लिखा है क्या? आपके सिलेबस में लिखा है बाल विकास। आपके सिलेबस में क्या लिखा है? बाल विकास लिखा है, बाल मनोविज्ञान नहीं लिखा हुआ है। हमको एक्चुअल में बाल मनोविज्ञान ही है, लेकिन उसको किस रूप में पढ़ना वो देखिएगा। हम इसमें कैसे पढ़ने वाले हैं? अभी आपको इसका मतलब समझ में आया था क्या? व्यवहार का अध्ययन, ऐसा कुछ पढ़े थे? स्टडी ऑफ बिहेवियर। और ये बाल का मतलब क्या हो जाएगा? बच्चों की बात हो रही है, मतलब ऐसे बच्चे जिनका एज क्या होगा, किससे कम होगा? 18 साल से कम होगा। उनके व्यवहार का अध्ययन। के व्यवहार में हमें क्या करना है? अध्ययन। तो ये व्यवहार में क्या देखना है हमें? परिवर्तन का अध्ययन करना है कि उनके व्यवहार में परिवर्तन हो रहे हैं कि नहीं, इस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कैसे चेंजेस? मात्रात्मक प्लस गुणात्मक परिवर्तन। क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। क्वालिटी। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस हो रहे कि नहीं हो रहे। जब भी किसी भी प्रकार का कोई चेंज हो और वहां पर क्या हो, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे बात हो, तो हम क्या बोलते हैं? दो शब्द से डिनोट करते हैं। या तो क्या होना चाहिए? विकास। या तो होता है वृद्धि या होता है विकास। तो यहाँ पर जब भी आपको क्या दिखाई दे, मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे, तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये क्या बन जाता है आपका? विकास बन जाता है, डेवलपमेंट। क्या हो जाता है? डेवलपमेंट। मतलब आप देखते हैं कि बच्चों में शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं कि नहीं, देखते हैं कि नहीं? हाइट बढ़ रहा है कि नहीं, हेल्थ बढ़ रहा है कि नहीं, तो वो क्या दिखा रहा है? मात्रात्मक परिवर्तन। क्वांटिटी को शो कर रहा है कि हाइट बढ़ा है कि नहीं, उसको मेजर कर सकते हैं। फिर गुणात्मक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जैसे आप देखते हैं संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास को दर्शाता है। संज्ञानात्मक विकास, फिर उसके बाद संवेगात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ये सब क्या है? आप इसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो क्या? ये मात्रा में बता सकते हो क्या कितना अच्छा है ये? आप ये बता सकते हो कि इस बच्चे की हाइट इससे कितनी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये बता सकते हो क्या कि ये जो है सामाजिक विकास में कितना अच्छा है? बता सकते हैं क्या? नाप के नहीं बता सकते। वो क्या है? मेजरेबल नहीं है, वो क्या है? गुण है, क्वालिटी है। क्वालिटी को आप क्या किस में नहीं बता सकते? नंबर्स में नहीं बता सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जहां भी बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हमको दिख रहा है, कैसा परिवर्तन? मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, तो वो चीज क्या कहलाता है आपका? विकास कहलाता है। तो अब जो है ये बाल मनोविज्ञान ना होकर ये पूरा टॉपिक क्या हो जाता है? बाल विकास, क्योंकि हमको क्या देखना है? बच्चों के व्यवहार में होने वाला मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन देखना है। तो बाल मनोविज्ञान का ही क्या है? टॉपिक है, लेकिन अब वो क्या बन चुका है? चाइल्ड डेवलपमेंट। यही टॉपिक क्या बन चुका है अब आपका? चाइल्ड डेवलपमेंट बन चुका है।
जो बाल मनोविज्ञान आपका मूल सब्जेक्ट नहीं है, मूल सब्जेक्ट क्या हो जाता है आपका? बाल विकास। नोट करिएगा। तो आप इसके बाद डायरेक्ट ये भी लिख, बाल मनोविज्ञान में आप डायरेक्ट बाल विकास लिख, ये बीच का अगर नहीं लिखेंगे तो आगे हम लोग को पढ़ना ही है। तो यूनिट 1 का अभी केवल इंट्रोडक्शन है ना यहाँ तक। जब ये कंप्लीट करेंगे इसको, मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान को, तब यहाँ पर हम लोग अब जो है वहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, दोनों ही शिक्षक भर्ती में यहाँ पर क्वेश्चन, और साथ ही साथ आप वहाँ वो भी देखोगे कि टेट के एग्जाम में भी यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन, और यहाँ पर आप सारे के सारे साइकोलॉजिस्ट के नाम पढ़ चुके हो, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं फेमस साइकोलॉजिस्ट, सारे नाम पढ़ लोगे। कुछ जो एक दो नाम होंगे वो अलग से आप देखें, जैसे यहाँ पर मेरे ख्याल से अल्बर्ट बंडूरा का नाम नहीं मिलेगा, एरिक एरिक्सन का नाम नहीं मिलेगा, वो आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। वह लिख के कंप्लीट। आगे अब हमारा जो मेन टॉपिक है यूनिट 1 में क्या हो जाता है? बाल विकास। चाइल्ड डेवलपमेंट, ये मेन टॉपिक है। अब यहाँ से पहला टॉपिक आप यहाँ पढ़ते हैं और विकास है, एक्चुअल में क्या क्या डिफरेंस, कहाँ से क्यों बोल सकते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकेंड, हमें बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़ने हैं, विकास के सिद्धांत ऑफ डेवलपमेंट, ऑफ डेवलपमेंट। जो थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट आप पढ़ते हो, निरंतरता का सिद्धांत, सिद्धांत होता है निरंतरता का, मतलब ये होता है कि विकास कभी भी नहीं रुकता, कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। बस इसमें जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन विकास कभी भी रुकेगा नहीं, विकास कभी भी रुकने वाला प्रॉपर्टी नहीं है। आगे देखते हैं विकास की अवस्थाएं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, क्या देखना है? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो कितनी अवस्थाएं होती है? कौन कौन सा? अलग अलग हो जाए। सामान्यतः अभी हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं पढ़ने हैं? कौन कौन सा? अवस्था नहीं आएगा, जब अडल्ट जो स्टेज है वो तो आएगा नहीं, क्योंकि हम बाल्य विकास पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। सिलेबस देखेंगे नहीं देखेंगे? सिलेबस देखेंगे नहीं देखें?
टेट का एग्जाम दिए थे, क्वालिफाई है पहले तो क्या ही मतलब देखने, जब सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा, तो आपको आपके सिलेबस के हिसाब से ही चलना है। सिलेबस में जितना प्रकार बोला है उतने प्रकार के आपको लिख दिख रहा है, बाल विकास शिक्षण शास्त्र, यहाँ देखिएगा क्या बोला गया है, विकास की अवधारणाएं, तो जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वही विकास की अवधारणा, 2 पॉइंट लिखे थे ना, वो पूरी अवधारणा है। अवस्थाएं देखो क्या बोला है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक उत्तर बाल्यावस्था, दोनों को एक साथ बोला है ना, तो 1 2 3 और ये 4, 4 अवस्थाएं लेकर आपको क्या है चलना है। ये अवस्थाएं बताई गई हैं 4, 4 ही अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। तो आप ध्यान रखिएगा, इस पे हम लोग को पढ़ना क्या-क्या है, 4 स्टेजेस हैं वो, फिर हर एक स्टेज की कुछ ना कुछ विशेषताएँ हैं, कुछ ना कुछ क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे एक बोलते हैं सीखने का आदर्श काल, आइडियल स्टेज ऑफ लर्निंग, सेकंड वाली स्टेज में आप देखोगे तो सामाजिक प्रतिद्वंदात्मक अवस्था, सोशल कॉन्फ्लिक्ट स्टेज, फिर थर्ड वाले में आप देखते हो किशोरावस्था में, तो आपने वो स्टैनली हॉल का पढ़ा होगा, स्ट्रॉम एंड वो स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम कि तनाव, संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था, ये उन्होंने बोला है। वैसे विशेषताएं हैं बहुत सारी, जैसे ही विशेषताओं को कंप्लीट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, कथन, स्टेटमेंट, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बोला है। कैरेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके बाद ना एक टॉपिक पढ़ते हैं मापन, मेजरमेंट। क्या पढ़ते हैं, मेजरमेंट पढ़ते हैं। मेजरमेंट के बाद आप क्या देखेंगे, आयाम वाला सेक्शन देखते हैं। इतना ही ध्यान रखो, अभी जब आयाम पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो मापन में कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, मापन वाले में कई सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि एक बार पूछता है क्या कि हड्डियों की संख्या कब कितनी होती है, मस्तिष्क का भार कितना होता है, फिर उसके बाद पूछा गया अभी क्या, सिर और शरीर का अनुपात कितना होता है, नवजात शिशु या जन्म के समय सिर और शरीर का अनुपात कितना, तो 1:4, वहां से क्वेश्चन, तो वो सारा का सारा मापन से बनता है, मापन वाले टॉपिक से। फिर इसी के बाद क्या है, एक आयाम वाला टॉपिक आता है, आयाम या इसी को बोलते हैं हम लोग डायमेंशन, लेकिन किससे रिलेटेड देखना है, अवस्थाओं से रिलेटेड देखना है। तो उसमें एकदम फेमस क्वेश्चन है, रंगों की पहचान कब करते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा डाउट होता है, तो रंगों की पहचान कब करते हैं, मुख्य रंग कब पहचाने जाते हैं, वर्णमाला की पहचान कब करते हैं, अक्षरों की पहचान कब करते हैं? तो उस टाइप के प्रश्न हमको यहाँ पर देखने हैं। फिर के बाद ये पूरा कंप्लीट करेंगे, ये कंप्लीट करने के बाद एक आता है क्या, विकास आयाम, तो वो आयाम केवल और केवल अवस्थाओं तक ही रिलेट करके रखना है ना, यहाँ पर पूरा जो बड़ा डायमेंशन होता है वो देखेंगे, या क्षेत्र बोलते हैं, एरिया या डोमेन या डायमेंशन, डायमेंशन के ऑफ डेवलपमेंट। तो बताओ कितने आयाम हैं, डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, तो आप अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अलग, अपवर्ड डाउनवर्ड में भी जगह है एक, आप उसको बोल रहे होंगे, अपवर्ड डाउनवर्ड की, हेड टू टो ठीक है, लेकिन अलग है, वो तो डायरेक्शन हो गया ना, डायमेंशन थोड़ी ना है, वो डायरेक्शन बता रहे हो आप। तो आयाम है, आयाम को आप इस नाम से पढ़ा है आपने, SE, 10 ml, यही है डायमेंशन।
SE प्लस ML, यही क्या है आपका डायमेंशन है। तो ये क्या बोलते हैं डायमेंशन। तो इस P का मतलब क्या है? फिजिकल, शारीरिक विकास। फिर उसके बाद C से क्या है आपका कॉग्निटिव, कॉग्निटिव क्या बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। फिर अगला देखेंगे S, सामाजिक विकास। फिर उसके बाद है E, डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, ये हो जाता है क्या संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। फिर दो और है तो आप अलग से लिख रहे हैं ML, M से क्या हो जाता है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। यहीं पर L है क्या जाएगा भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलप, भाषा विकास। चार मुख्य आयाम अगर पूछेगा जो डायमेंशंस है तो कितना बोलना है आपको चार। इसके अलावा भी और डायमेंशन हो सकते हैं लेकिन हमारे काम के जो हैं वो ये 6 ही है जहां पर आपको क्या है पूरा था वो यहीं से। जैसे अब यहाँ पर शारीरिक विकास जब पढ़ेंगे तब हम इसमें क्या देखेंगे, शारीरिक विकास वाले टॉपिक में क्या देखते हैं फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, क्यों कि नहीं फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। तो फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद क्या देखते हैं कॉग्निटिव, बाद क्या देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास को सरल शब्दों में क्या बोलना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलना चाहिए। जैसे आपने सुना है ना अधिगम, अधिगम के लिए सरल क्या होता है सीखना, वैसे ही संज्ञानात्मक विकास के लिए भी एक सरल शब्द है, सिंपल वर्ड है। संज्ञानात्मक विकास तो यहाँ पर फिलोसॉफिकल टर्म में बोल रहे हैं ना, तो बोलते हैं मानसिक विकास, क्या बोलते हैं मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे मेंटल डेवलपमेंट को देखना है। इस मेंटल डेवलपमेंट वाले कॉन्सेप्ट में 3 साइकोलॉजिस्ट रहेंगे, रहेंगे 3। एक होते हैं प्याजे, नहीं लिखोगे तो चलेगा बस मैं बता रहा हूँ, वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की और ब्रूनर। ठीक? तो 3 साइकोलॉजिस्ट हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ओके कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने हैं। फिर सामाजिक विकास, सामाजिक विकास में 2 सेक्शन होते हैं, एक तो जेंडर वाला कॉन्सेप्ट होता है पूरा, तो आप देखते हो जेंडर रोल, जेंडर बायस, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर फिर प्रेजुडाइज, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक होंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप हम लोग काफी सारा पढ़ेंगे, तो वो पूरा पढ़ने के बाद आप जाओगे नेक्स्ट टॉपिक में समाजीकरण। तो सिलेबस में देखेंगे 2 जगह समाजीकरण लिखा हुआ, सिलेबस में देखेंगे वर्ग 3 2 जगह समाजीकरण लिखा हुआ है। तो समाजीकरण का मतलब क्या है, सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बोलते हैं समाजीकरण। र- सिखाना, अगर नहीं सिखा पाए हैं तो मुगली बन जाएगा, सिखाना पड़ेगा। तो बच्चों को या किसी भी पर्सन को समाजीकरण का मतलब यह है जिस भी इन्वायरमेंट पे आप रह रहे हो उसके नियम कानून परंपराओं को अपनाना और उस समाज का क्या बनना सक्रिय सदस्य बनना, एक्टिव मेंबर बनना, वो क्या कहलाता है आपका समाजीकरण। समाजीकरण पढ़ेंगे, समाजीकरण की इकाई क्या होती है वो जानेंगे, 2 यूनिट बताए जाते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी यूनिट में प्राथमिक इकाई में परिवार माता पिता ये सब आ जाते हैं, आ जाता है दोस्त ग्रुप, वो सब आ जाएगा, तो वो देखेंगे। और 2 साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ते हैं जिन रिलेटेड क्या दिए हैं कॉन्सेप्ट दिए, जैसे एक देखते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का, अल्बर्ट बंडूरा का कौन से सिद्धांत देखते हैं
सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। इसी में बोबोडॉल आधारित क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो उस बोबोडॉल पे क्वेश्चन आया था अभी, है ना। फिर उसके बाद क्या है, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल थ्योरी उन्होंने दिया था और 8 स्टेजेस उन्होंने बताए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। इमोशनल डेवलपमेंट में तो एक ही साइकोलॉजिस्ट काफी है, कौन, विलियम मैकडूगल। नाम सुनते रहिएगा ना, बाकी डिटेलिंग और करेंगे आगे टॉपिक में जब जाएंगे, तो फिलहाल अभी तो बस सुनिएगा, क्या आपको सारे नाम वापस से याद होने चाहिए। तो आपने एग्जाम टाइम में कौन सा, अजय माला से जो पढ़ा था, जैसे पढ़े थे ना, या और भी बुक आता है कुछ, है ना। एन पापाराव की भी बुक आती है, शायद कभी उससे समझौता हुआ, आमना सामना हुआ है उस बुक से। एन पापाराव की बुक आती है, पहली बार सुन रहे हो, सही है आप लोग का। फिर उसके बाद नैतिक विकास में कौन, नैतिक विकास में कौन से मनोविज्ञानी है, कोहलबर्ग, वेरी गुड, ये नाम तो आना ही चाहिए। कोहलबर्ग से पहले और किसी ने दिया है क्या, तो जीन पियाजे ने सबसे पहले क्या दिया है, कौन सा सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, फिर वो सिद्धांत को रीमोडिफाई कौन करते हैं, कोहलबर्ग। तो कई बार तो ये भी है, क्वेश्चन पूछा है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो अगर ऑप्शन में आपको कोहलबर्ग नहीं दिख रहे हैं तो पहले ही टिक करना है किसको, प्याजे को। फिर लैंग्वेज, भाषा विकास में बहुत सारे सिद्धांत चलते हैं, लेकिन उसमें से एक साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी को हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, तो वो है कौन, नाम चॉम्स्की। नाम चॉम्स्की ने कॉन्सेप्ट बताए हैं अपने प्रिंसिपल में, तो एक तो LAD, ये आपने सबने सुना होगा, भाषा अर्जन यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, सुने है ना। वो क्या होता है अभी नहीं पता, पता है, बताओ। हाँ, वो नहीं है, वो नहीं है, वो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात कर रहा है। डिवाइस का मतलब यंत्र की बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि बच्चे के पास जन्म से ही उसके मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है, डिवाइस होता है जो उसको भाषा सीखने में मदद करता है। हाँ, उसी के सूत्र। अगर मैं ये बोलता जनरेटिव ग्रामर थ्योरी क्या है, जनरेटिव या व्याकरणिक संरचना सिद्धांत क्या है, तो आप जो बोलते वो थोड़ा सही होता है, कि जिस भी भाषा को हम सीखते हैं तो वहां पर ग्रामर सीख सीख जाते हैं उससे। फिर एक और है भाषा सीखने के नियम, तो वो सब इसी में पढ़ना है। एक लास्ट टॉपिक देखेंगे इस वाले यूनिट में, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक। आपके सिलेबस में ना 4 को इम्पोर्टेंट माना गया है, तो अगर मान लो प्रमुख आयाम करके बोलेगा तो आपको ये 4 को एक साथ रखना है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। उसी सीक्वेंस में हम लोग भी लिखे हैं ये, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। क्या आपको ध्यान समझ में आया, इसी क्रम में पढ़ना था। प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, तो वर्ग 3 में अलग बताया गया है और वर्ग 2 में थोड़ा सा कहानी अलग है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि एक को नहीं पढ़ सकते, कि एक मैं 3 का हूं तो 3 को ही पढ़ के जाऊंगा, ऐसा वाला है ही नहीं। या 2 के हो, वर्ग 2 के पढ़ना है तो वर्ग 2 का ही पढ़ के जाए, ऐसा है ही नहीं। आपको पढ़ना तो सब है, एक ही बार मौका मिलेगा आपको, अब एक ही बार मौका मिलेगा और उस एक बार के मौके में ही आपको अपना मतलब फुल तैयारी करके रखना है, और आपके पास समय भी कम। आपसे पहले भी लगभग 12-13 बैच हो चुके हैं, ठीक है, जिनका कंप्लीट हो चुका है, तो वो लोग तैयार हैं और वो लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। उनके बराबर का मेहनत करना, मतलब आप लोग को 3 गुना 4 गुना मेहनत करना है। जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन भी चाहिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना है लगातार हर दिन, अगर सिलेक्शन चाहिए तो फिर 3 साल बाद फिर मिलेंगे ऐसी किसी क्लास में। मैं तो नहीं रहूंगा, या तो कोई और मिलेगा आपको, क्योंकि 3 साल तो लगेंगे ही। अगला सरकार आएगा,
फिर वो अपना हिसाब से नियम कानून बनाएगा, फिर वो बोलेगा कि एक बार हम कॉमन लेंगे, फिर वो संशोधन करेंगे। समझ रहे हैं ना क्या परिवर्तन होगा? तो सब बदल-बदल कर होगा और उसमें भी ढाई 3 साल वो लोग घुमाएँगे। क्योंकि आने वाला सरकार क्या बोलेगा कि हम महतारी वंदना योजना के जैसा एक योजना चालू करेंगे, जिसमें ₹1500 देंगे महीने भर का। साल का 18,000 देंगे। ऐसा वाला स्कीम लेके आएँगे। तो सब के सब उधर पलटी मार लेंगे। हाँ, राज्य में ये बोला जाता है कि 25 करोड़ रुपए लगता है केवल अधिकारियों को देने में, लेकिन सरकारी योजनाओं में 27 करोड़ रुपए। इतने में आराम से कई सारी वैकेंसी निकल सकती है। तो आप सोच लो, फिर मौका नहीं मिलेगा मतलब कितना आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कोई भी सेक्शन अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, तो वो अपने से पढ़ो चाहे यहाँ पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 टॉपिक बताए जाते हैं। 3 टॉपिक में एक टॉपिक याद रखिएगा प्रकृति पोषण, नेचर और नर्चर। प्रकृति और पोषण, नेचर एंड नर्चर। सेकंड है निरंतरता, अनिरंतरता। फिर उसके बाद आता है क्या? अनुभव। बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ अनुभव, एक्सपीरियंसेस, अर्ली एंड लेटर एक्सपीरियंस। और फिर यहाँ पर देखेंगे 2 ही टॉपिक आपको यहाँ पढ़ना है। एक है वंशानुक्रम, हेरेडिटी, और एक है वातावरण। यही आपके सिलेबस का सबसे बड़ा हिस्सा है। पूरे सीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा आपका यही होने वाला है। पूरे सिलेबस में सबसे बड़ा हिस्सा यही है, मतलब इतना। इसी को मैं बोलता हूँ क्या कि अगर मान लो आप कौन सा वर्ग 3 की अगर तैयारी कर रहे हैं, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो 60% जो सिलेबस है 20% यहीं से कवर हो जाता है। 60% सिलेबस जो है आपका यहीं से इतने ही टॉपिक से कवर हो जाएगा, देखेंगे सिलेबस से मैच करके। और वर्ग 2 की अगर बात करें तो 40% कवर हो जाता है, 40% हिस्सा वो कवर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होगा कौन सा? यूनिट 1। मतलब पहले यूनिट 1 में आपने क्या पढ़ा? एक पढ़ेंगे क्या? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के बाद आप क्या देखोगे? शिक्षा मनोविज्ञान। उस टॉपिक को अलग ही लेके चलिए। उसका जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो वो अलग रहेगा। फिर उसके बाद अगर बात करें, हर एक टॉपिक में हम लोग इंडिविजुअली एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। जैसे इस वाले टॉपिक को इसको मिलाकर, क्योंकि दोनों छोटे टॉपिक है, एक एमसीक्यू इसका होगा, एक एमसीक्यू किसका होगा? अवस्थाओं का होगा, एक एमसीक्यू किसका होता है? आयाम का होता है, एक एमसीक्यू किसका होगा? विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। सॉल्व किए क्लास में? याद नहीं है? तो हर एक टॉपिक में हम लोग क्या किए हैं, क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर के। और अभी जो है, जो रिसेंट में क्वेश्चन जो बन रहे हैं अब नए वाले, तो वो क्या होगा? पूरे यूनिट को मिलाकर बना रहा हूँ मैं। जैसे इस पूरे यूनिट से लगभग 200-250 क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, और एक दिन लंबी क्लास होगी 4-5 घंटे, और उस 4-5 घंटे में रिवीजन और केवल क्वेश्चन होगा। तो इसके जो क्वेश्चंस जो रहेंगे उसके पीडीएफ आपको पहले ही प्रोवाइड करा देंगे, और सॉफ्ट कॉपी, जो हार्ड कॉपी अगर होगा तो हार्ड कॉपी दे देंगे। जब क्लास में बैठोगे आप लोग तो डिस्कस करते हुए सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो एक तो यहाँ तक आते-आते 250-300 क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा क्लास में, और फिर उसके बाद क्या होगा? 250 क्वेश्चन का अलग से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आपका जितना भी टॉपिक है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आपको उस जब टॉपिक को रिवीजन करना होगा तो वो वाला वीडियो और वाला नोट्स जो रहेगा, कॉपी जो रहेगा, है ना? उसको निकालना। तो 5 घंटे की वीडियो में ये पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे पढ़ने में लगभग 20-22 घंटे। ऐसे अगर पढ़ेंगे 1-1 घंटा करके, समझ-समझ के, तो 20-22 घंटे लगने ही हैं, और लगने भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा बोरिंग हिस्सा यही है, सारे साइकोलॉजिस्ट यही हैं। बाद में तो छोटे-छोटे टॉपिक हो जाएँगे, इंडिविजुअल टॉपिक। यहाँ तक समझ में आया? ये यूनिट नंबर 1 है। अब देखते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 2 आसान है, छोटा भी। इंटेलिजेंस, दूसरा चिंतन, सृजनात्मकता,
क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। फिर टॉपिक पढ़ेंगे क्या, व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, क्या देखना है, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस। फिर इसी के बाद एक टॉपिक आएगा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। कौन सा टॉपिक देखना है, पर्सनालिटी। इसी में एक छोटा सा टॉपिक आएगा बच्चों का अध्ययन, ऑफ चिल्ड्रन। स्टडी ऑफ चिल्ड्रन, सब मेथड, ये टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आया? यही है यूनिट नंबर 2। अब ये बता दूं मैं आपको कि अगर वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला चैप्टर आपके सिलेबस, कौन सा, बुद्धि। लेकिन आप देखेंगे क्वेश्चन तो आता है, कौन सा वाला क्वेश्चन पूछता है उसमें, कि आईक्यू वाला क्वेश्चन पूछता है। एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, मतलब 5 वर्षीय बच्चे की मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो वो कौन से प्रकार का बुद्धि का स्वामी है, द विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इट हैव, तभी हैव। ऐसे करके क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा। उसका एक्चुअल एज कितना बोलेगा, 5, और उसका मेंटल एज बोलेगा कितना, 8, और बोलेगा चलो बताओ कितना है। या तो उसमें आईक्यू पूछेगा या तो उसका टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पूछे। बनाए हैं ना ऐसे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो क्या, नहीं। और नहीं पूछेगा तो बहुबुद्धि सिद्धांत पूछेगा हार्वर्ड गार्डनर का, है ना। हार्वर्ड गार्डनर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़े आगे, ये 5 टॉपिक ही हैं। ये टॉपिक है 5 टॉपिक। आगे देखिएगा, अगला यूनिट नंबर 3 में पहला टॉपिक है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। क्या देखना है, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन देखेंगे। सेकेंड टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा कौन सा, अधिगम। जब आप लोगों ने पहली बार पढ़ा होगा, क्या मतलब जब आपको किसी ने एडवाइस दिया होगा, खुद से तो गए नहीं होंगे, खुद से गए थे क्या कि बीएड करना है करके, कोई ना कोई आपको सजेस्ट किया होगा कि 57,000 भर्ती आई, ठीक है पढ़ लो, आने वाले समय में क्या होगा, नौकरी च नौकरी हुई, कोई ना कोई तो रहा होगा। उसके बाद ही आपको पता चला होगा कि अधिगम नाम का भी एक वर्ड होता है, और जिसका मतलब क्या होता है, सीखना। उससे पहले पता था क्या, नहीं पता था, पता था क्या, ये क्या है आपका लर्निंग। फिर लर्निंग के बाद इसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी। फिर यहीं पर एक छोटा टॉपिक होगा, बालक समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप, एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप। तो बालक समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, ये ध्यान रखिएगा। चाइल्ड इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक
चाइल्ड इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। छोटा टॉपिक है, 1 घंटे का ही टॉपिक है, 1 घंटे पढ़ेंगे भी और इसका एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाता है। फिर यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग, क्या, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। ये वाला टॉपिक भी वर्ग 3, कौन सा टॉपिक वर्ग 3 में, मूल्यांकन वाला टॉपिक भी वर्ग 3 में नहीं है। अब इसमें करना क्या है, अगर वर्ग 3 का पेपर आप देखोगे तो वहां पर एक टाइप का क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा कि अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, तो इन लर्निंग, ऑफ लर्निंग, है ना, एज लर्निंग, ये सब आपने पढ़ा है। तो पूछता है वर्ग 3 में, और है इसी का टॉपिक, लेकिन सिलेबस में नहीं है, तो वो ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपको पूछता है सी के बारे में, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, और इसको पूछता है, और उसके बाद क्या पूछता है कि कौन कौन से है साधन, कौन कौन से पूछता है, साधन। तो साधन का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साधन किसको, आप पोर्टफोलियो पढ़ते हो ना, पोर्टफोलियो है ना, नहीं कि नहीं सुन, पोर्टफोलियो वर्ड, पोर्टफोलियो है, रुब्रिक्स है, एनेक्डोटल है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड है, बहुत सारे हैं, फिर रेटिंग स्केल है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, टू अचानक अचानक पूछता है, फिर इसको कब यूज किया जाता है, ये एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अब फिर एक पूरा एक बड़ा सा टॉपिक आएगा, समावेशी, सिर्फ एजुकेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। पहला इसमें सब टॉपिक पढ़ेंगे, क्या, एकीकृत, कृत शिक्षा, और दूसरा पढ़ते हैं क्या, समावेशी शिक्षा। दोनों में डिफरेंस देखना, छोटा सा है, 3-4 पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन, और दूसरा बोलते हैं इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, समावेशी शिक्षा, प्रॉपर उसको डील करेंगे। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा में मतलब आपको समझना है कि ये क्या है, इसका इतिहास क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, नीट क्या था, नीट के बाद देखना है इसके कुछ लाभ हुए क्या, लाभ हुए तो कोई सिद्धांत है क्या, पहले सिद्धांत ही पढ़ेंगे, तो इसके कोई प्रिंसिपल हैं क्या, प्रिंसिपल पढ़ने के बाद देखते हैं इसके कोई बेनिफिट है क्या, ये सब इसके अंतर्गत सब टॉपिक है। लग रहा है बड़ा है, छोटा टॉपिक है। फिर उसके बाद देखते हैं RPW एक्ट 2006। अगर मान लो अच्छे 1 घंटा प्रॉपर अपन पूरा 1 घंटा 60 मिनट पढ़ेंगे तो ये तीनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो, एक ही घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं ना, ये 3 टॉपिक। इसके बाद जो है एक टॉपिक पढ़ते हो आप, क्षति, अक्षमता, क्षति, अक्षमता और अपंगता, को बोलते हैं क्या, पेयरमेंट, पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। तो ये टॉपिक है, इसको अलग से पूछता है ना, सिलेबस में भी अलग से लिखा हुआ है। और लास्ट टॉपिक होगा इसमें, ये भी, ये 15 मिनट का है, ज्यादा नहीं है ना, बस देखना है
डेफिनेशन क्या है, तीनों में अंतर क्या है, इतना ही पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हैं। अगर क्षति बोला है तो उसका मतलब क्या है, अक्षमता मतलब क्या हो जाता है और अपंगता मतलब क्या होगा। आधे घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाता है ये। फिर समय लगता है तो बस इसी टॉपिक में, विशेष आवश्यकता वाले बालक, वाले बालक, शॉर्ट में लिख रहा हूं चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। इसका एक बार फुल फॉर्म पूछा है कि चाइल्ड विथ स्पेशल नीड क्या है, इसी को फुल फॉर्म पूछा हुआ है क्या, चाइल्ड विथ मतलब CWSN का फुल फॉर्म क्या है। इसका भी पूछा है। WHO ने क्या किया, इसको कैटेगराइज किया था। कैसे कैटेगराइज किया है, ICIDH, ICI क्या लिखा हुआ है, DH। तो ये I जो है पहला वो है इंटरनेशनल, इसका भी फुल फॉर्म पूछा है ना, ICIDH का फुल फॉर्म क्या है। I इंटरनेशनल हो गया, दूसरा वाला C हो जाता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्या बोलते हैं इसको, वर्गीकरण। अब फिर वही है ICH, क्या हो जाता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। तो इसका फुल फॉर्म पूछा है एक बार इसका फुल फॉर्म पूछा है, CWSN का फुल फॉर्म क्या है। तो चीजें वही सामने ही है लेकिन हम ध्यान नहीं दिए रहते तो हम बनता नहीं है। फिर हम फिर वो देखते हैं कि कॉमन, वर्कर, सोसाइटी, नेबर, ये जो NC ऐसा स्टार्ट हुआ रहता है वो सबको लीड कर देखते हैं और फिर उसको टिक करके आते हैं। तो यूनिट 3 इंपॉर्टेंट भी है और ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। पहले यूनिट और तीसरा यूनिट ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे, बड़ा सेक्शन, फिर एक छोटे सेक्शन को जल्दी कंप्लीट करें, फिर एक बड़ा सेक्शन होगा। और संडे को जब क्लास लगेगा तो यूनिट 4 से स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग पढ़ना, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यूनिट 4 से। यूनिट 4 या तो यूनिट 3 से स्टार्ट कर देंगे। मतलब जो रेगुलर मेरी क्लासेस चलती रहेंगी वो चलेंगी, तो 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी डिसाइडेड रहेगा वो कंटिन्यूसली होंगी। और संडे को एक अलग क्लास लगेगा। संडे को क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि ये लंबा टॉपिक है, जैसे 3-4 दिन तो ये ले लेगा, मैं 3-4 दिन अलग से क्यों, पूरा वीक क्यों लेकर जाए। अपन काम करेंगे क्या, एक दिन मिलेंगे संडे को, 3 घंटा पढ़ेंगे, 3 कंप्लीट, समझ में। तो समय कम रहेगा आप लोग के पास। बाकी और जो बैच आए हैं उनके पास वो 1 महीना आप लोग से आगे है। तो लास्ट जो बैच हम लोग देख रहे हैं वो है 9 मार्च का, और एक 1 अप्रैल का है। तो 1 अप्रैल भी आपसे बहुत आगे है, 1 अप्रैल भी आपसे बहुत आगे हो चुका है। तो आप 1 महीने पीछे हो, लास्ट बैच, यहाँ के लास्ट बैच आप 1 महीना कवर तो करना ही पड़ेगा। और खासकर मेन सब्जेक्ट में तो, और जैसे CDP हो गया, इंग्लिश हो गया, खासकर वर्ग 3 के लिए इस CDP, मैथ्स नेक्स्ट वीक से वो देखेंगे, मैथ्स का क्लास लगेगा, आप लोग के लिए पाएंगे तो आप लोग का क्लास भी बढ़ेगा ना। ऐसा है कि अभी आप सुन के आए हो कि 5 से 8 3 घंटे बस देना, ये नहीं है, ये हम तो पढ़ाएंगे। इसके अलावा भी हमको लगेगा कि हमें समय पहले आपका सिलेबस कंप्लीट, ये नहीं करा सकते बाद में कि इम्पोर्टेंट पढ़ा दिए और खत्म करना है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आपकी क्लास जो है 4 बजे से लगे, और आप इसके लिए प्रिपेयर रहना। 4 से 8 मिनिमम, सुबह वाले बैच 8 बजे से 1 बजे तक बैठ रहे हैं, अब नहीं बैठे हैं तो कल से बैठेंगे। अभी उनका क्लास, हाँ, 5 घंटे क्लास चल रही है, तो कितना आगे हैं वो लोग। और ये भी ध्यान रखिएगा, अभी ही कर सकते हैं कुछ, अभी 3-4 महीने में ही एफर्ट दे सकते हैं, और फिर बोलोगे बाद में एग्जाम से 1 महीना पहले नहीं हो पाएगा। आपको अभी भी लग रहा है ना कि सिलेबस अपना बड़ा है, देख के लग रहा है ना बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये मत सोचिएगा कि बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस। अगर मान लो आपको बोला गया कि SST जब आपका अ, वो वाला भी सेक्शन आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, फिर आपका SST वाला सेक्शन भी आएगा, GS भी पूछेगा 15 नंबर का, फिर क्या पढ़ोगे, कितना बड़ा सिलेबस हो जाएगा। इस बार बोला जा रहा है, इस बार शिक्षक नहीं चाहिए, IAS पढ़ाने वाले लोग चाहिए जो बच्चों को पढ़ाए। IAS लेवल के क्या चाहिए, तो कैंडिडेट चाहिए, शिक्षक, समझ रहे हैं ना, सर्वगुण संपन्न, जिनको सब कुछ आता हो। एक टीचर को बैठा है वो सब पढ़ा दे। फिर आप, आपके पास समय अभी है, जो एफर्ट दे सकते हो वो अभी दे सकते हो। 3 महीने बाद ये एग्जाम का डेट आएगा तब सोचेंगे, तो फिर केवल सोचेंगे, फिर पहले पढ़ लिया होता तो कर। यहाँ तक समझ में। अब यूनिट नंबर 5
थोड़ा छोटा यूनिट है, यूनिट नंबर 4। देख रहा था ध्यान है कि नहीं? ध्यान है मतलब आरटीई दोनों ही एग्जाम में 2019 और 2023 दोनों ही एग्जाम में क्या है, यहाँ से क्वेश्चन दोनों बार इजी क्वेश्चन थे, और इस टॉपिक को पढ़ने में कम समय लगता है। फिर उसके बाद देखते हैं आरटीई के बाद एनई 2020 कौन से नंबर का राष्ट्रीय शिक्षा नीति है भारत में, चौथा या पांचवा? नंबर का बार तो आया है, भरोसा मत करो, पहली बार आया है 6, और फिर 34 साल बाद आया है 2020 में, 3 बार आया है ना, बार आया है। हम लोग इस वाले में है, तो हम लोग के मार्कशीट में क्या लिखा है, 10+2 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 10+2। अब जो ये वाले सीक्वेंस बनाएंगे उसमें क्या लिखा रहेगा, 5+3+3+4 लिखा है। तो हमारे मार्कशीट में जैसे मैं पहले देखता था ये 10+2 क्यों लिखा हुआ है, या सीधा लिख देता 10वीं का है, या सीधा सीधा लिख देता 12वीं का है, ये क्यों लिखा हुआ है? अब पढ़ने के बाद समझ में आता, अच्छा ये जो शिक्षा नीति है इसलिए लिखा हुआ कि 10+2, कि 10th क्लास तक एक साथ बैठाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे जिसका स्कोप जहाँ ज्यादा रहे उसके हिसाब से उसको सब्जेक्ट प्रोवाइड कराएंगे, फिर कॉलेज जाएगा बच्चा। ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो अभी होगा। इसके साथ साथ मतलब ये तो हमको एनईपी पढ़ना ही है, इस एनईपी में कई सारी चीज इंक्लूड भी हुई, उसमें से दो चीज ये है, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, और एक चीज होता है क्या, निपुण। उनका फुल फॉर्म है, सेम चीज वही है ना, पढ़ना और संख्या ज्ञान, लिटरेसी साक्षरता और संख्या ज्ञान, उसका मतलब भी इसका फुल फॉर्म ऐसा कुछ हो जाता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तब रीडिंग इन अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है, रीड करना है अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझ के साथ, और फिर क्या करना है, संख्या ज्ञान भी, तो दोनों में ये बताया गया है। तो ये नया चीज है जो आपके सिलेबस देगा। पढ़ तो हम पहले से रहे हैं, मतलब 2 साल पहले से ही ये पढ़ रहे हैं ना, एनईपी हम एनईपी जो है 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन आएगा इस बार क्योंकि शिक्षक भर्ती की तैयारी तो उसी से चल रही है, और आएगा ही। फिर अगला देखेगा क्या पढ़ना है, एनसीएफ पढ़ना है। कौन सा एनसीएफ पढ़ना है, 2005। तो अब 2005 पुराना हो गया है, अब पढ़ना है क्या, 2022 और 2023, 2022 और 2023, ये एनईपी हमको पढ़ना है, 2022 का और 2023 का। ये केवल केवल बेसिक समझना है ना कि ये क्या मुख्य सिद्धांत है, इस मुख्य सिद्धांत क्या है। और ये नहीं नहीं, एनसीएफ 5वीं बार आ चुका है, 5 बार आ चुका है ना एनसीएफ। कब कब आया है, आया होगा सर, पढ़ेंगे तो पता चलेगा करके ना। 75 में, 8 में आया है, 1000 में आया है, 2005 में आया है, और 2022 में आया है। टोटल कितना हो गया, 5। 93 में आया है अमेंडमेंट वाला, जब यशपाल शर्मा जो हेड रहते हैं उस समय एक एक ना स्लोगन भी देते हैं, लर्निंग विदाउट बर्डन करके, उसी को यूज करते हैं, कहा 2005 में भी किया जाता है, वहां का टैग लाइन होता है। फिर उसके बाद देखिएगा आगे, एनसीएफ 2005, फिर एक समायोजन एक टॉपिक है, एडजस्टमेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट के अलावा अकोमोडेशन भी, अकोमोडेशन। ये जो है ये टॉपिक दोनों ही सिलेबस में नहीं, ना वर्ग 2 में है, ना वर्ग 3 में है, ना तो वर्ग 1 में है, कहीं भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये टॉपिक लास्ट ईयर के सिलेबस में था, मतलब पूछा गया था, क्वेश्चन पेपर में था।
तो प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद देखते हैं क्या, लास्ट टॉपिक, ज्ञान एवं शिक्षा क्रम। शिक्षा क्रम, नॉलेज एंड करिकुलम। नॉलेज एंड करिकुलम, तो जो नॉलेज और करिकुलम है इसमें बहुत सारे सब टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक है, एक दिन में ही कंप्लीट है। लेकिन जैसे आप क्या पढ़ोगे, शिक्षण सूत्र व विधियां, टीचिंग फॉर्मूला एंड मेथड, टीचिंग फॉर्मूला एंड टीचिंग मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, टीचिंग फॉर्मूला एंड टीचिंग मेथड। फिर इसके बाद देखते हो व्यू रचना। व्यू रचना में आप देखते हैं क्या, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी, पाठ, इकाई योजना और पाठ योजना, योजना और पाठ योजना, यूनिट एंड लेसन प्लान, लेसन, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान, इकाई योजना और पाठ योजना। बाद आता है क्या, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, करिकुलम एंड सिलेबस। इसी में अभी एक क्वेश्चन पूछा था पाठ्यक्रम के सिद्धांत, पाठ्यक्रम के कौन कौन से सिद्धांत होने, ये टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में क्या अंतर होता है, फिर पाठ्यक्रम के कौन कौन से सिद्धांत है, पाठ्यचर्या में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, पाठ्यक्रम की जो है दुश्चिंताएं क्या है, मतलब समस्या क्या है, वो सब देखेंगे। साथ ही सिद्धांत पढ़ना, तो अभी याद होगा टाबा सिद्धांत पढ़े थे आप, नहीं हो क्या, टेट का एग्जाम दिए होंगे तो टाबा मेथड किससे, हिल्डा टाबा का मेथड जो है वो किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, ये पाठ्यक्रम वाले सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक का क्वेश्चन पूछा हुआ है। लास्ट दो सेक्शन और हैं, एक तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है, शिक्षक की भूमिका, और दूसरा क्या देखते हैं, बाल अधिकार, बाल अधिकार, रोल ऑफ टीचर, और ये होगा चाइल्ड राइट्स, राइट ऑफ अ चिल्ड्रन। यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, और इसमें से जो नया टॉपिक है वो तीन जो दिख रहा है आपका, वो ही जुड़ा हुआ है सब। ये है ऐसा ना कि अगर मान लो हम दो दो घंटा बैठे, 2 घंटा बैठेंगे तो कौन सा आरटी खत्म हो जाएगा, 2.5 घंटा बैठेंगे तो एनपी, 2.5 घंटा बैठेंगे तो ये एनसीएफ, 2 घंटे से कम में ये खत्म हो जाता है, और लगभग 2-2.5 घंटे आपका ये वाला टॉपिक चले, तो इतना समय लगना ही है, ये मान के चलो। और हर एक टॉपिक पे हम लोग को क्या करना है, इंडिविजुअली के क्वेश्चन लगाने हैं, और जो आजकल के हिसाब से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कल का भी एग्जाम देखा आपने, उसमें भी पैटर्न अब बदलाव था, है ना। और व्यापम का तो अंतिम एग्जाम होने वाला है, शिक्षक भर्ती वाला, अपनी पूरी जो शक्ति होगी वो उसमें झोंक देगा वो, क्या लग रहा है, व्यापम का अंतिम एग्जाम है ना, तो व्यापम तो अब भंग हो गया, अब वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा, तो अब जो है
वो जितनी भी क्षमता हो सकता है वो लगाएगा और उससे क्या बनाएगा, क्वेश्चन बनाएगा। ये मान के चलिएगा आने वाले समय में आपको जो शिक्षक भर्ती है, उसमें बड़ा कॉम्पिटिशन भी मिलेगा और बड़ा टफ क्वेश्चन भी रहेंगे। तो हिसाब से आपको तैयारी भी करनी। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट है सिलेबस को लेकर? फिर उसके बाद हम सिलेबस को देखेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। पहले सेक्शन में एटलीस्ट हम कौन-सा वाला? वो टेट में है। शिक्षक भर्ती में ऐसा कुछ नहीं, कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा। टेट में डिसाइडेड रहता है ना कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, वो टेट में डिसाइडेड है। यहाँ से इतने नंबर के क्वेश्चन पे ही जाएँगे, लेकिन इधर से नहीं है। शिक्षक भर्ती में किसी से भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे देखो, जो अपने पास सिलेबस है, दोनों देखते हैं, दोनों आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, जब आप इधर देखोगे, तो ये 150 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन उस सब टॉपिक में जब जाओगे, तो वहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा, साइड में कोई भी नंबर नहीं दिया। इस टॉपिक से मतलब यूनिट 1 ना, अब देख लो, वर्ग 3 वाले अगर देखेंगे, तो सोचो ये इतने में आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। यूनिट 1 कंप्लीट, यहाँ पर देखो आप अगर देखोगे, तो विकास के पहलू, तो विकास वाले चैप्टर का ये भी खत्म हो जाएगा। संवेगात्मक और नैतिक विकास, और इसमें क्या लिखा है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण समन्वय। तो उसमें आप पढ़ते हो क्या, मापन वाला जो सेक्शन पढ़ना था कि भार कब कितना होगा, शरीर का आकार कितना होगा, ये उसी में। ये 2 यूनिट कंप्लीट हो इसी में। और तीसरे का भी आधा कंप्लीट हो चुका है। देखो, व्यवहारवादी संरचनावादी आप लोग पहले वाले लाइन में लिखे थे, तो वो कंप्लीट हो गया। इन प्याजे वाइगोत्स्की का नाम लिखे थे, तो पहले वाले चैप्टर में कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक का सेक्शन जो है, यहाँ तक आप कवर कर चुके हो। यहाँ तक, यहाँ तक का हिस्सा जो है वो आप कवर कर चुके हैं। ये वाला हिस्सा कवर होगा, तो आधा खत्म हो चुका है, और एक यूनिट ये बाकी है, चौथा यूनिट। वही सब लिख रहे थे लास्ट में, शिक्षा क्रम की क्या जरूरत है, अवधारणा क्या है, यही सब लास्ट में लिखवाया हूँ। वही अगर मान लो इसमें देखा जाए, वर्ग 2 में, शिक्षक वाले में, तो यहाँ पर 3 यूनिट। तो ये पहला यूनिट, विकास की अवधारणाएं, फिर उससे संबंध, विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव, फिर अलग अलग करके दिए, बुद्धि बहु एवं बुद्धि, फिर भाषा विचार, व्यक्तिक भिन्नता, फिर उसके बाद क्या है, समाजीकरण के जाति लिंग समुदाय, फिर उसके बाद मूल्यांकन, सब एक ही यूनिट दे दिए है। फिर यूनिट 2, समावेशी शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। फिर यूनिट 3, सूचना और शिक्षण शास्त्र, कैसे सीखते हैं, व्यूह रचना क्या होता है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है, समस्या समाधान करने वाला बालक तो हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, अभिप्रेरणा क्या है, सीखना क्या है, सीखने के कारक, ये सब आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर कोई भी क्या है, पॉइंट ऐसा नहीं दिया है कि जहाँ पर आपको ये बोलो कि सर इतना नंबर का तो आएगा करके। यहाँ पर देखिएगा, जो टेट का एग्जाम था, टेट के एग्जाम में आपको देता है कितने नंबर का कौन सा हिस्सा आएगा। कक्षा 1 से कौन सा देखना है आपको, 5वीं तक। तो यहाँ पर देखो, पहला जो टॉपिक दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है आपको, बाल विकास, और उसका क्या दिया हुआ है, परिचय दिया हुआ है। बाल विकास और क्या दिया हुआ है, परिचय दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टेट के एग्जाम में आपके पास क्या है, कितने नंबर में कौन सा आ रहा है वो पता चल जाता है। वही है ना सिलेबस, कोई चेंज नहीं है। शिक्षक भर्ती और टेट का सिलेबस सेम था। 7 नंबर, विकास के पहलू से 7 नंबर, सीखना और संज्ञान से 9 नंबर, और यहाँ ये वाले चैप्टर से कितना था, 7 नंबर। 7 के 21 हो गया, और 9 नंबर का पूछा, 150 नंबर का था अभी भी। फिर उसके बाद देखिएगा, जब वर्ग 2 की अगर तैयारी करेंगे, वर्ग 2, यहाँ पर क्या है, विकास, बच्चों के विकास। यहाँ पर ये पहला यूनिट को कितने नंबर में दिया है, 15 मार्क्स में, बहुत बड़ा सेक्शन भी है। फिर समावेशी शिक्षा और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, 5 नंबर, और लास्ट में लिखा है सीखना और
शिक्षा शास्त्र कितना नंबर का दिया है 10 नंबर, उसमें डिसाइडेड है। लेकिन शिक्षक भर्ती में डिसाइडेड नहीं है कितने नंबर का पूछेगा, दोनों के लिए। समझ में आया यहाँ तक? सिलेबस को लेकर कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आया सिलेबस? ये पूरा सिलेबस कवर करना है। और देखिएगा, बता देता हूँ, पहले यूनिट में ही आपको समय लगेगा, बाकी यूनिट का हम ऐसे टाइम रखेंगे कि एक दिन में एक यूनिट, ऐसा टाइम टेबल रखेंगे कि अगर मैं पढ़ाया तो एक दिन में एक यूनिट कवर करना ही हो। एक दिन में एक अपने कवर करना हो, 2 घंटा बैठना पड़े तो आपको पहले आना पड़ेगा। पहले बैठेंगे और कंप्लीट करेंगे, तब जाके आपका सिलेबस जो होगा जून तक कवर होगा। जून के हाफ में कवर कर पाए अगर ऐसे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ पहले 22 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे, उसके लिए कोई वो नहीं। उसको धीरे-धीरे करके पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट उसी में हैं। और बाकी जो चैप्टर वाइज़ है, जैसे बुद्धि वाला चैप्टर है, 3-4 घंटे बैठेंगे वो हो जाएगा। तब 3-4 दिन का वो क्लास है, 3-4 घंटे का। लेकिन बाद के जो टॉपिक हैं, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, वो हम लोग एक साथ बैठ के ही कवर करेंगे, ताकि एक दिन बैठें और वो चैप्टर आपका कवर हो। ताकि ये मान के चलें, जैसे 5 टॉपिक है, तो 5 और 5 10 टॉपिक है, तो हम लोग लगभग 15 दिन बैठे और 15 दिन में वो टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है? देखिएगा, टॉपिक पढ़ाएँ कि इतना काफ़ी है आज के लिए? आज आप लोग एक टारगेट बना के रखिएगा, आपको आपका सिलेबस याद होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से स्टार्ट करो। आज ही से स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं कि प्रोफेसर का क्वेश्चन आज ही देखना चालू करो। आज का पहला टारगेट है आपको पूरे 5, मतलब जो 4 यूनिट मैंने बताए हैं, वो 4 यूनिट और आपका जो सिलेबस है, वो दोनों को मैच कर लीजिएगा। और जो तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, वो सिलेबस आपको याद होना चाहिए। और कहीं भी टेस्ट सीरीज़ अगर जॉइन करें, तो जॉइन करिए, ज़रूरी है टेस्ट सीरीज़। आप अपने आप को परख पाएँगे, क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। और ऐसा मत सोचिए तैयारी नहीं है तो टेस्ट सीरीज़ देने से क्या मतलब? क्या पता बाद में जब एग्ज़ाम देने जाओ तो वही सारे क्वेश्चन आपको मिले। 5 क्वेश्चन भी अगर मिल गया एज़ इट इज़, तो आप उन 5 क्वेश्चन में आगे रहोगे। आपको उसका 100% आंसर पता रहेगा। और टेस्ट सीरीज़ भी आपको देना है, तो कैसे देना है कि आप पेपर दे के आए, आने के बाद आप पूरा उसको रेडी करो कि आपने कौन-सा सेक्शन नहीं पढ़ा था और वो क्वेश्चन कैसे पूछा, नेट में सर्च करो। अब तो ये है ना भाई, पहले जैसे तो नहीं है कि 10 साल पहले की भाई बुक ही देखना पड़ेगा। इस बुक में नहीं किया तो दूसरा बुक पूछ पता करने जाएँगे, अब तो नेट है ना? नहीं है तो वो चैट जीपीटी है, एआई है, जेमिनी है, सब है आपके पास, सबसे पता करो। कहीं न कहीं कोई सोर्स मिल जाएगा। तो आपके पास अभी थोड़ा आप स्मार्ट तरीका अपना सकते हो। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है करके सर्च मारो, इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बता देगा निकाल कर। समझ में आया? आज का टारगेट रखिएगा, आज सिलेबस पूरा पढ़ के आना है, सिलेबस पूरा याद होना चाहिए। कभी भी 4-5 दिन बाद में सिलेबस पूछूँ, तो पहला टॉपिक दूसरा क्या है, आपको याद होना चाहिए। या पाँचों टॉपिक आपको नाम क्या है, वो पता होना चाहिए। समझ में आया?